दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 15 चलेंगे। ठीक है। और 14 पे वीडियो पे पीछे डाला जा चुका है, उसे जाकर देखिए और कैसा लगा बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है। और चलिए, और इसमें से आप देखिए कि आपसे कितना बन रहा है। अगर 20-25 बना रहे हो तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिया गया है। पर डे हम लोग 30 प्रश्न का सेट चला रहे हैं। ठीक है। चलिए बिना देरी के हुए अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या करा। पहला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। मतलब किस चीज़ का कणों के गतिज ऊर्जा जो अधिकतम होता है। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसका गति, किसके कण का गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। द्रव्य का, प्लाज्मा का, ठोस का या गैस का। ये आप लोग को बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग का सबको पता है कि जो कणों का गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसको होता है, तो वो होता है गैस का। किसका होता है। गैस का होता है। किसका होता है। गैस का होता है। ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घर में एक माह में 900 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। ठीक है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। इकाई मतलब क्या है? एक यूनिट में ये पूछ रहा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक यूनिट में कितना होता है। तो एक यूनिट अगर है, एक यूनिट में कितना हो जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है। क्या हो जाता है। तो 1 किलो वाट घंटा। ठीक है। कितना हो जाता है एक यूनिट में। तो 1 किलोवाट घंटा हो जाता है। और इस 1 किलोवाट घंटा में जूल में अगर नापा जाए तो कितना हो जाता है। तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा कितना होगा। तो 13.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है। क्या होता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। चलिए हम लोग बनाते हैं। पूछ रहा है कि इतना जूल ऊर्जा की खपत हुई है, तो इकाई में पूछ रहा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। कुल ऊर्जा निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा। 900 कितना है। 900 गुना 10 के पावर 6। हम लोग का निकला कितना है। एक यूनिट में 3.6 गुना 10 के पावर 6। ठीक है। क्या हो जाएगा। 3.6 गुना 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 कट जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। गुना में 10 कर देते हैं यहाँ। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो काटिए। 9 से 100 बार में कट जाएगा। 9 चौके 36 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा ये 25 बार। 25 चौका 100। और 25 में 10 से गुना करिएगा तो कितना होगा। 250। कितना हो जाएगा। 250। तो ये क्या हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा। यूनिट में। ठीक है। 250 यूनिट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। 250 यूनिट। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की जो है वो पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पवन चक्की पवन का किस ऊर्जा का उपयोग करती है। ऑप्शन ए उष्मीय ऊर्जा, बी कर रहा है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, या डी जलीय ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। किसका करता है। तो गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। जो गति करता है तो लाइन पैदा होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को रिसाव में बदल देता है। मतलब स्प्रिंग को अगर छोड़ दिया जाए। ठीक है। संपीड़ित मतलब चपे हुए स्प्रिंग को एकाएक छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा से क्या होता है। गतिज ऊर्जा में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा से क्या हो जाता है। गतिज ऊर्जा में चला जाता है। ठीक है। जब स्प्रिंग को चापे हुए रहते हैं तो स्थिर रहता है। जैसे ही छोड़ते हैं तो वो उसमें गति आ जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी रिक्त स्थान के साथ वृद्धि होती है। मतलब एक वस्तु है जिसकी स्थितिज ऊर्जा में किस कारण से वृद्धि होती है। ठीक है। सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वेग के कारण, बी ऊंचाई के कारण, सी विस्थापन के कारण, या डी दूरी के कारण। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई के कारण, ठीक है। ऊंचाई के साथ विधि होता है, स्थिति ऊर्जा में क्या होता है, ऊंचाई के साथ विधि होता रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी भी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तुरंत हम लोग जाने कि किसका ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई के साथ क्या बदलते हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बदलती है, ठीक है। ऊंचाई के साथ उसकी स्थितिज ऊर्जा बदलती है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा है जो सदैव धनात्मक होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है। इसका आंसर दीजिए। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी एक था ए नंबर में स्थितिज ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है, तो ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है, तो ऊर्जा की व्यवसाय की इकाई क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा, क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा। ऊर्जा की व्यवसाय की इकाई क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, जूल, ठीक है। ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है उसका क्या कहता है, जूल। लेकिन सीजीएस मात्रक अगर पूछे तो कैलोरी में होगा। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा, ठीक है। सीजीएस मात्रक कैलोरी हो जाएगा। चलिए आगे कुछ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, त्वरण। त्वरण जो है इसलिए आंसर सही होगा क्योंकि इसको बनाने की जरूरत है ही नहीं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी राशि समान होगी, तो समान क्या होगी, त्वरण होगी। क्योंकि त्वरण जो होता है उसको द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो द्रव्यमान की कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर था, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको में क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, द्रव्यमान से लेना देना है, ठीक है। द्रव्यमान से लेना देना है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों का आंसर समान नहीं रहेगा। लेकिन स्थिति ऊर्जा का रहता है, स्थिति ऊर्जा का क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच। इसमें भी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान से ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और इसको आगे संवेग आ गया, क्या चीज संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर, मतलब संवेग को पी कहते हैं, ठीक है। पी बराबर एम बी, इसमें भी द्रव्यमान है इसलिए ये भी चेंज हो जाएगा दोनों का, ठीक है। लेकिन कुछ कह रहा है त्वरण, त्वरण जो हो गया वो क्या होता है, त्वरण सभी में क्या होता है कि त्वरण बराबर जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होता है, जो हमेशा सभी सभी चीज में इस दौरान सेम टू सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहता है, ठीक है। वो वस्तु कितना भी द्रव्यमान का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान खोजिए, द्रव्यमान 3 जगह है। दूसरा जगह हो जाएगा भी वेग, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि NaCl तथा NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब NaCl और NH4Cl, ठीक है। तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो हो गया साधारण नमक हो गया, ठीक है। और ये हो गया NH4Cl जो हो गया उसको क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो दोनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये दोनों को अलग करने के लिए हम लोग उधारपातन का उपयोग करते हैं। किसे कहते हैं, उधारपातन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड उधारपात पदार्थ है, हम लोग पहले उदाहरण तो कहते हैं अमोनियम क्लोराइड जो है उधारपात पदार्थ है, ठीक है। उधारपात पदार्थ हमने बताया था कि 7 वो है, कौन कौन है, तो सात वो है, जैसे और भी है लेकिन इसमें 7 वो दिया गया, ठीक है। कौन कौन है, तो अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड और नेप्थेलीन और एंथ्रासीन, ठीक है।
7 वो होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तापमान में वृद्धि, तापमान वृद्धि करने पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। सतह क्षेत्र में वृद्धि, जितना सतह के क्षेत्र में वृद्धि रहेगा उतना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और डी कह रहा है कि हवा की गति में वृद्धि, तो हवा की गति में भी जो वृद्धि होगा तो उससे भी वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर जगह। ज़्यादा नमी रहेगा तो वहाँ वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ज़्यादा नमी रहेगा तो वहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि रिक्त स्थान की सतह की घटना है। किस रिक्त स्थान एक सतह की घटना है, मतलब सतह पर होने वाली घटना है, कौन है। स्वेद, क्वथन, वाष्पीकरण या उत्सादन। इसका आंसर बताइए कि सतह पर होने वाली घटना कौन सी है। तो सतह पर कौन होती है, तो ये होती है वाष्पीकरण। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो द्रव्य के खुली सतह के प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही घटना क्या है, वाष्पीकरण क्या है, एक सतही घटना है। तो क्या हो जाएगा, तो वाष्पीकरण इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो है वो तरल अवस्था है, ठीक है, तरल अवस्था में है और फिर तरल से गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो द्रव्य से गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, तो वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तरल से मैंने द्रव्य से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित होता, मतलब कह रहा है कि बिना तरल पदार्थ में परिवर्तन हुए बिना ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाना क्या जाएगा, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन उधारपतन कहलाता है, ठीक है। ठोस से सीधा गैस में गया तो क्या हो जाता है, उधारपतन, ठीक है। उधारपतन में हम लोग पहले भी बता दिए थे कितना कितना कौन कौन आता है। तो होता है अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन CO2 और आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड और नेप्थलीन, एंथ्रासीन और कपूर भी आता है, ठीक है। इसमें कपूर भी आता है जो उधारपतन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द्रव्य के ठोस में मैंने जो द्रव्य है उसको जमा कर ठोस कर दिया तो क्या हो जाएगा, हिमीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमीकरण, ठीक है। द्रव्य को ठोस में परिवर्तन की क्रिया को कहा जाता है हिमीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड के आयन के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक रहा कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, ठीक है। तो ये विलयन जो उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उच्च विलयन जो है उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, क्या है? उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, CuCl2 विलयन का रंग होता है। CuCl2 विलयन का रंग होता है। तो CuCl2 को कहते हैं कॉपर क्लोराइड, क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है, तो नीला हरा होता है। कैसा होता है, नीला हरा होता है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड का कैसा रंग होता है, तो नीला हरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था। तो ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा किया गया था। अच्छा अच्छा, ब्राउनियन गति होता कुछ है, तो कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में मैंने टेढ़े मेढ़े अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहा जाता है। मतलब जो कोलाइडी विलयन है उसमें कण जो होता है वो गति करता रहता है टेढ़े मेढ़े, उसी को ब्राउनियन गति कहा जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विलय और विलायक के समांगी मिश्रण कहलाता है। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, ठीक है। जैसे चीनी और पानी का मिलन कर दे तो देखिए विलयन में जो पदार्थ में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, ठीक है। जो विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, और जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए, याद करने का तरीका बहुत अच्छा है कि बड़ा लिखा हुआ है तो मतलब अधिक भी अधिक मात्रा में रहेगा और कम लिखा है वो कम मात्रा में रहेगा,
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। ठीक है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से क्या है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्निन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लिग्निन जो है वो जाइलम वाहिकाओं को क्या कहता है, तो जलरोधी बनाता है। ठीक है, लिग्निन जल जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है। ठीक है, जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है लिग्निन। ठीक है, इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल परिवहन करना या यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध करना। ठीक है, इसका काम कौन कुछ है, तो जल का परिवहन करना, यांत्रिक समर्थन देना और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। पौधे जो है वो अपनी अपशिष्ट पदार्थों को किन भाग में संग्रहित करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए, चलिए हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं कि राजधानी, छाल और लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये पहले ही गलत हो गया। पत्तियों, लाइसोसोम इसमें भी आ गया, ये भी नहीं होगा। लाइसोसोम इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा। देखो ना, पत्ती, राजधानी और पुराने जाइलम में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पत्ती, राजधानी और पुराने जाइलम में। ठीक है, चलिए आगे कुछ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है। कुछ था फ्लोएम जो है वो पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो रिक्त स्थान का परिवहन करता है। जो फ्लोएम है वो संवहनी ऊतक है, किस चीज का परिवहन करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो किस चीज का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है वो कुछ के किसका करता है, तो पोषकों का करता है, पोषकों करता है। जैसे पेड़ पौधे के भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम वही पोषकों का है। ठीक है, जो पेड़ पौधों का भोजन जो है उसको परिवहन करता है कौन, फ्लोएम, उसी को पोषक कहते हैं। ठीक है, पोषक। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पदार्थों का एक विशिष्ट गुण है जिनके स्थानीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घोतक ऊतक या संवहनीय ऊतक या विभाज्योतक ऊतक या विद्युतक विजक ऊतक। इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य ऊतक। क्या हो जाएगा, सामान्य ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामान्य ऊतक। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है राल, बी का रहा है साइट्रिक एम, सी का रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या डी का रहा है मॉर्फिन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए राल। ठीक है, राल, राल जानते हैं किस, राल किसको कहा जाता है, तो रेजिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो रेजिन, रेजिन को राल कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है, तो रेजिन को राल कहा जाता है। ठीक है, पौधों में है जो उत्सर्जित अंग या उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, पौधों में उत्सर्जित अंग या उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेजिन के रूप में वो संग्रहित करता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, पौधों में रेजिन और गूंद विशेषकर रिक्त स्थान में संचित होता है। मतलब जो पौधों में रेजिन और गूंद जो होता है वो किस जगह संग्रहित होता है, पुराने फलवाए में, पुराने मज्जा में, पुराने बालकुट में, पुराने जाइलम में। अभी थोड़ा देर पहले पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जित उत्पाद पौधा के पुराने जाइलम में पाया गया था, तो राल क्या है, रेजिन। तो यहाँ पे वही पूछ रहा कि रेजिन कहाँ, किस चीज, रेजिन और गोंद विशेषकर किस में संचित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सबको पहले से पता है कि पुराने जाइलम में। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुराने जाइलम में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पास चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे में से क्या करना है, सही को चुनना है। ठीक है, तो सही फ्लोएम में कोई छिद्रित दीवारें नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है। जो फ्लोएम जो होता है वो मृत कोशिकाओं से नहीं बने रहता है, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम मृत कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होता है। नहीं, फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय नहीं होता, जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है। तो फ्लोएम का एक दिशीय नहीं होगा, वो सभी जगह
कुछ कहता है परिवहन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को तो पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक ले जाता है। हाँ, ये सही हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पाद बनता है जिसे पेड़ पौधे का भोजन कहते हैं, वो फ्लोएम के द्वारा अन्य जगहों पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक परिवहन करता है। पहले वाला ऑप्शन से ही पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पट्टियाँ चालनी पट्टिकाएँ रिक्त स्थान में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएँ की रिक्त स्थान में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएँ किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फ्लोएम नली कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है, तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाया जाता है। चालनी पट्टिकाएँ कहाँ पाया जाता है, तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल से परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो जाइलम का कौन सा ऐसा घटक है जो जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम मृदुता के जाइलम वाहिकाएं या फिर जाइलम तंतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तंतु है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या क्या हो जाएगा, तंतु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम तंतु, ठीक है। जाइलम तंतु जो है वह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता, ठीक है। जाइलम तंतु क्या होता है, जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।